आवर यूट्यूब चैनल लॉ मित्रम। आज हम इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1996 को डील करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव, इसमें इससे रिलेटेड आईपीसी में क्या प्रोविजंस है उनको भी, और अदर रिलेटेड मैटर्स हम आज के सेशन में डील करने वाले हैं। जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्ट यही है कि टू सेफगार्ड द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। ठीक है, अब इसमें इस जनरली इस एक्ट में क्या प्रोहिबिट करते हैं? तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी मटीरियल विच कंटेंट्स एनी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड टू अ वुमेन। ठीक है, इसमें जनरली जो मेन सेक्शन है इस एक्ट के, वो सेक्शन नंबर 3-4 जो प्रोहिबिट करते हैं एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू वुमेन विच कंटेन्स एनी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, एंड उसके जो वायलेटर्स रहते हैं उनको सेक्शन नंबर 6 के अकॉर्डिंग 2 years फॉर द फर्स्ट ऑफेंसेस एंड अप टू 5 years फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस की पनिशमेंट उनको फेस करनी पड़ती है। अब इसके बाद देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट देखें तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इससे रिलेटेड ऑलरेडी आईपीसी जो 1860 का एक्ट है उसमें ऑलरेडी 292 और 293 294 में प्रोविजंस दे रखे हैं फॉर रिलेटिंग टू द ऑब्ससेनिटी कंटेनिंग एनी मटीरियल। ठीक है, अब इसके बाद भी हमको ये एक्ट लाने की क्या ऑब्जेक्ट लगा या क्या नीड लगी? तो वो जो एक्ट है 292, जब हम उसको सेक्शन नंबर 4 के साथ पढ़ेंगे इस एक्ट में, तब हम देखेंगे कि उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। बट इन डेप्थ जाके हम वहाँ पढ़ेंगे। अभी ऊपर से देखते हैं कि इसका क्या डिफरेंस है और हमने इसको क्यों अलग से बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो 292 में अगर हम देखें तो वो जनरली हर कैटेगरी से बात करता है, हर तरीके से। जो अगर किसी भी चीज़, किसी भी मटेरियल में कोई भी ऑब्ससेनिटी से रिलेटेड कुछ भी मटेरियल है तो वो 292 डील करता है। बट अगर किसी भी एडवर्टाइजमेंट में, मतलब स्पेशली किसी एडवर्टाइजमेंट में अगर कोई चीज़ ऐसी है या कोई भी ऐसे पब्लिकेशन है जो स्पेशली एडवर्टाइजमेंट में हो, उससे डील करता है ये वाला एक्ट। क्योंकि हमने देखा है कि जनरली अगर हम बहुत सारी मूवीज़ देखें या बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखें या ओटीटीज़ देखें या कोई भी ऐसे वेब सीरीज़ देखें, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे वुमेन्स के एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं इनडिसेंट होते हैं और उनके वुमेन को डीनिग्रेड करते हैं या डेरोगेटिव होते हैं रिलेटेड टू वुमेन। ठीक है, या तो मतलब उनको इंसल्टेटिव होते हैं या सेक्सुअली उनको डिपिक्ट करते हैं, या ऐसे कुछ भी एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट करने के लिए ये एक्ट हमको जनरली नीड लगी। ठीक है, इसमें इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन स्पेशली बाय मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बुक्स एंड पैम्पलेट्स इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट था। अब इस एक्ट की हिस्ट्री देखते हैं कि इस एक्ट को कैसे आया, ये एक्ट कौन लाया, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो जो ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का बिल है, ये सबसे पहले आया था राज्यसभा में। इसको लाया था मार्गरेट एल्वा करके एक पर्सन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इन राज्यसभा। ये किसके रिस्पॉन्स में आया था? तो एक मूवमेंट चल रहा था वुमेन्स के फेवर में, एक मूवमेंट चल रहा था फॉर द लेजिस्लेटिव एक्शन अगेंस्ट द नेगेटिव डिपिक्शन ऑफ वुमेन इन द कंट्री। मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव डिपिक्शन हो रहा था वुमेन का इन एडवर्टाइजमेंट इन अदर वेज। तो इसलिए हमने ये मार्गरेट आल्वा ने राज्यसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस करा, जो कि बिल बना था अक्टूबर 1987 को। बाय वे ऑफ इनैक्टमेंट द लेजिस्लेशन इंटेंडेड टू रेगुलेट वुमेन्स एंड रिप्रेजेंटेशन इन मेन स्ट्रीम मीडिया स्पेशली इन प्रिंट। मतलब जो प्रिंट और मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें कहीं ना कहीं रोकने के लिए ये वाला एक्ट हमने बनाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका It was implemented to ensure the women's representation in the media was not indecent through ads, magazines, publication and illustrations. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इस एक्ट को समझने से पहले हमको 2 केसेस है उनको अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एक्ट के मेन प्रोविजंस पे आगे आएंगे। ठीक है, तो पहला इसमें केस है रंजीत दी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 1964 का केस है, प्रीवी काउंसिल टाइम का। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो रंजीत दी उदेशी है, ये एक बुक स्टोर के ऑनर थे
इनके अगेंस्ट एक चार्जेस फ्रेम किए गए थे अंडर सेक्शन 292 ऑफ इंडियन पेनल कोड। और किस वजह से, तो एक इनकी बुक थी लेडी चैटरलेस लवर्स बाय D.H. लॉरेंस। इन्होंने इसमें मतलब बोला था कि इस बुक में कहीं ना कहीं ऑब्स्सीन एक्ट्स के रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 292 के ऑफेंस में फॉल कर जाती है। और इसी के साथ इसमें फंडामेंटल राइट इशू भी आया था कि आर्टिकल 19(1) है हमारे पास, तो उससे ये इशू इसमें आया था। इसमें सबसे पहले हिकलिन टेस्ट, हमने जो टेस्ट इसमें अपनाया था चीफ जस्टिस कॉकबर्न ने, वो था हिकलिन टेस्ट, जो कि हमने रेगिना वर्सेस हिकलिन, जो इंग्लैंड का केस है, उससे हमने अडॉप्ट किया था, इम्पोर्ट किया था इंडिया में। इस टेस्ट में बोला था, इस टेस्ट में लेट डाउन किया था कि ऑब्सिनिटी क्या होती है, विच वॉज वेदर द टेंडेंसी ऑफ अ मैटर चार्ज एज एन ऑब्सिनिटी इज टू डिप्रेव। मतलब अगर हम एक मैटर को तभी ऑब्सिनिटी की कैटेगरी में रखते हैं तब वो या तो डिप्रेव करता है या करप्ट करता है। दोज हु माइंड आर ओपन टू सच इमोरल इन्फ्लुएंस एंड इन टू हुज हैंड अ पब्लिकेशन ऑफ दिस सॉर्ट माइट फॉल। मतलब जिसके भी हाथ में आएगी, अगर उनका कहीं भी माइंड डिप्रेव या करप्ट होता है तो उसको हम मानेंगे कि वो ऑब्सिन है। ये इस हिकलिन टेस्ट में लेट डाउन किया गया था बाय दी जस्टिस कॉकबर्न। लेकिन इसी के बाद अविक सरकार 2014 में केस आया, अविक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें क्या हुआ था, पहले इसको समझ लो कि हिकलिन टेस्ट को इसमें बिल्कुल डिस्कार्डेड कर दिया था और उसके बाद कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट लाए थे। उसमें उन्होंने बोला था कि जो ऑब्सिनिटी है उसको हमको सोसाइटिकल नॉर्म्स और प्रिवलिंग कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखना है, ना कि जो हिकलिन टेस्ट में बताया था वैसे देखना है। अब इस केस में क्या हुआ था, एक क्रिकेट प्लेयर था, सॉरी फुटबॉल प्लेयर या क्रिकेट प्लेयर कुछ था, बोरिस बेकर। उन्होंने अपनी एक नूड फोटो विथ हिज पोजिंग विथ हिज फियांसे, उनके साथ एक नूड फोटो पोज की थी एक जर्मन मैगजीन में स्टर्न करके। और वही जो मैगजीन है जर्नल मैगजीन, उसी को इंडियन मैगजीन स्पोर्ट्स वर्ल्ड इंडिया में जो चलती थी, स्पोर्ट्स वर्ल्ड मतलब ऑल ओवर इंडिया ही चलती है और ऑल ओवर वर्ल्ड ही चलती है स्पोर्ट्स वर्ल्ड। और एक कोलकाता में एक पत्रिका पब्लिश होती है, आनंद बाज़ार पत्रिका। उन दोनों में इंडियन पब्लिशर्स ने इसको फिर से रिपोस्ट किया था उसी पिक्चर को। तो जो एक कोलकाता के लॉयर थे वो उन्होंने इसके अगेंस्ट पटिशन फाइल कर दी और कंप्लेन कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि इसका मेन जो केस था, मेन इस कंप्लेन का जो मेन थीम थी वो क्या थी कि ऑब्सिनिटी का मीनिंग क्या है और इंटेंशन कैसे रोल प्ले करता है या नहीं करता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि जो बोरिस बेकर है उसमें बोला गया था कि हमको बेनिफिट मिलना चाहिए सेक्शन नंबर 79 ऑफ IPC का, क्योंकि ये जस्टिफाइड बाय लॉ है। अगर हम लोग ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि कहीं ना कहीं जो हेट्रेड है रिलेटिंग टू द रेसिज्म इन जर्मनी, मतलब वहाँ पे जर्मनी में बहुत रेसिज्म चल रहा था और उसमें उन्होंने जो ये प्लेयर थे उनका ये थी चीज़ें इस फ़ोटो को पोस्ट करने का कि वो कहीं ना कहीं कन्वे करना चाहते थे मैसेज ऑफ लव चैम्पियंस ओवर हेट्रेड। मतलब कि आप रेसिज्म को कहीं ना कहीं वो हटाना चाहते थे, ये उनका मेन ऑब्जेक्ट था, ना कि उनका ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से ऑब्सिनिटी स्प्रेड करने का था। तो फिर इस केस के बाद यह आया था कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट हमने अपनाया था और हिकलिन टेस्ट को हमने डिस्कार्ड कर दिया था। और आज तक अभी तक अविक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ही चलता है। अगर हमको किसी भी केस को देखना है कि वो ऑब्सिनिटी में फॉल करता है या नहीं करता है, तो हमको कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट ही आज तक हम लोग वही चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इस एक्ट को। इस एक्ट में का सबसे पहले एक्ट नंबर कौन सा है, 60 ऑफ 1986। इसका इनैक्टमेंट डेट देखें तो वो है 23 दिसंबर 1986। ठीक है, अब इसका हम इन्फोर्समेंट डेट देखें तो ये बोला है क्लॉज 3 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि क्या है इन्फोर्समेंट डेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट में बाद में इसको 2 अक्टूबर 1987
इसका हमने 2 अक्टूबर 1987 इसकी डेट है, इन्फोर्समेंट डेट। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि किसी भी एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट अगर हमको देखना है तो उसके प्रीएम्बल में ही हमको उसका एक्ट का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है टू प्रोहिबिट इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टाइजमेंट। मतलब ये पूरा जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं किस पे चीज़ पे बेस्ड है, एडवर्टाइजमेंट पे, और इन पब्लिकेशंस राइटिंग पेंटिंग्स फिगर्स और इन एनी अदर मैनर एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। मतलब किसी भी तरीके से किसी भी एडवर्टाइजमेंट में, पब्लिकेशंस में, राइटिंग पेंटिंग फिगर्स या किसी भी अदर मैनर में किसी भी वुमेन का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को प्रोहिबिट करना ही इस का मेन ऑब्जेक्ट है। ये 37 ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, मतलब 1986 में तो ऑफकोर्स 37 ईयर चल रहा था तब ये एक्ट आया था। इस एक्ट का पूरा नाम है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, और ये पूरे इंडिया में अब एक्सटेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनकी सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 जो प्रोहिबिट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें तो सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 ही इस एक्ट का सबसे मेन प्रोविजंस है। सेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है, प्रोहिबिट करने के लिए बोलता है एडवर्टाइजमेंट। ऐसे में हम वर्ड स्केच करेंगे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड है एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, इस सेक्शन से ये एक्ट प्रोहिबिट करता है किसी भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट को जिसमें इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है। तो क्या बोलता है ये सेक्शन, नो पर्सन शैल पब्लिश, ना तो वो पब्लिश करेगा या कॉस्ट टू बी पब्लिश, ना करवाएगा, ना किसी भी ऐसे पब्लिकेशन में या एग्जीबिशन में अरेंज करवाएगा या पार्ट लेगा कोई भी ऐसे पब्लिकेशन और एग्जीबिशन में जिसमें किसी एडवर्टाइजमेंट में इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एनी फॉर्म में हो रहा हो। अब हमको देखना है सबसे पहले कि इसमें एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो देखते हैं सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज ए में बता के रखा है कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स कोई भी नोटिस, सर्क्यूलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट। कोई भी ऐसा नोटिस, सर्क्यूलर, लेबर, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट या कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी तरीके से क्योंकि हम देखते हैं कोई भी ऐसे पैम्पलेट होते हैं या रैपर्स होते हैं जिसपे ऐसे कुछ फ़ोटोज़ होते हैं या ऐसे कुछ डिपिक्शन होते हैं जो कहीं ना कहीं इनडिसेंट हो, तो वो सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड आएगी। इसके अलावा जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, मतलब जो टीवीज़ में चलते हैं या जो कहीं ना कहीं विजुअली हमको डिपिक्शन कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर कोई भी तरीके से या लाइट, साउंड, स्मोक या गैस के थ्रू अगर कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो उसको भी हम बोलेंगे कि वो एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी में आता है। इसके बाद अब देखते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इस एक्ट की, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन होगा क्या, तो कोई भी ऐसा डिपिक्शन किसी भी ऐसे मैनर में जिसमें कहीं ना कहीं एक वुमेन का फिगर या फॉर्म या बॉडी या कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी किसी भी वे में उसको डिपिक्शन हो रहा है विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ बीइंग इंडिसेंट और डेरोगेटरी और इन डीनेग्रेटिंग वुमेन और इज लाइकली टू डिप्रेव और करप्ट इंज्योर द पब्लिसिटी, पब्लिक मोरलिटी और मॉरल्स। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है कि इनका इफेक्ट क्या होना चाहिए। मतलब ये सारी जो डिपिक्शन हो रहा है इनका इफेक्ट इंडिसेंट होना चाहिए, डेरोगेटरी होना चाहिए, डीनिग्रेटिंग होना चाहिए या डिप्रेव करता हो या करप्ट करता हो या इंज्योर करता हो किसी भी तरीके से पब्लिक मॉरलिटी या मॉरल्स को। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसमें इंडिसेंट क्या होता है। तो इंडिसेंट का मतलब यही होता है कि किसी भी तरीके से कोई भी कंडक्ट ऐसा जो कि कहीं ना कहीं इमोरलिटी रिलेटिंग टू सेक्शुअल इम्प्योरिटी, ठीक है, या सेक्सुअल डिज़ायर को रिलेट करे या डिप्रेव करे कोई भी मॉरल्स विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल रिलेशंस, तो उसको हम बोलेंगे कि वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद डेरोगेटरी का मतलब होता है कि किसी भी फॉर्म में अगर किसी भी वुमेन को इंसल्टिंग या डिसरेस्पेक्टफुल उसको हम डिपिक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम कि वो डेरोगेटरी इफेक्ट रख रहा है। डीनिग्रेटिंग ऑफ वुमेन का मतलब क्या होता है कि टू अटैक ऑन द कैपेसिटी और कैरेक्टर ऑफ अ वुमेन और उसका रेपुटेशन को किसी भी कनेक्टेड कि वो एक वुमेन है उससे रिलेटेड उसको हम उसके कैरेक्टर, कैपेसिटी या रेपुटेशन के कनेक्शन में कुछ भी ऐसी चीज़ें डिपिक्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कि वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन में कैटेगरी में आएगा। या कोई भी ऐसा डिपिक्शन जो कहीं ना कहीं
डिप्रेव कर रहा है या करप्ट कर रहा है या इंजोर कर रहा है, किसको? पब्लिक मॉरलिटी को या मॉरल्स को। जो हमारे मॉरल्स हैं, हमारे पब्लिक मॉरलिटी है जो सालों साल से चलती आ रही है, अगर उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है तो वो भी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में आएगा। तो अगर हम इन शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन क्या होता है, तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वो होता है जिसमें कोई डिपिक्शन हो रहा है किसी भी फॉर्म में, किसी भी वुमेन के फिगर का या कोई फॉर्म या पार्ट ऑफ या बॉडी पार्ट ऑफ वुमेन का, जिसका इफेक्ट कैसा हो, इंडिसेंट हो, डेरोगेटरी हो, डीनिग्रेटिंग हो, या कहीं ना कहीं वो जो डिपिक्शन है वो किसी भी तरीके से पब्लिक मॉरलिटी या मॉरल्स को डिप्रेव, करप्ट या इंजॉय कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि उसको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हुआ है। अब जो ये हमने एडवर्टाइजमेंट में लेबल पढ़ा था, इस लेबल का मतलब क्या होता है, तो वो सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज डी में बता के रखा है कि लेबल मीन्स एनी रिटन, मार्क्ड और स्टैम्प्ड प्रिंटेड ग्राफिक मैटर अफिक्स्ड टू और अपीयरिंग अपॉन एनी पैकेज। मतलब किसी भी पैकेज में किसी भी तरीके से कोई भी रिटर्न, मार्क्ड, स्टैम्प, प्रिंटेड या कैसे भी ग्राफिक मैटर्स अफिक्स्ड या अपीयर हो रहा है किसी पैकेज पे, तो वो हम बोलेंगे कि वो लेबल है। अब पैकेज क्या होता है, तो पैकेज में कोई भी बॉक्स आ जाता है, कार्टून आ जाता है, टीन आ जाता है, या कोई भी अदर कंटेनर हम पैकेज की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। तो अभी हमने देखा सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 प्रोहिबिट करता है कोई भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट को जो सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज ए में बता के रखा है, जिसमें कि कहीं ना कहीं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन होता है। तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रखा है, 2 क्लॉज सी में। अभी हमने पढ़ा एडवर्टाइजमेंट और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की डेफिनेशन, ठीक है। ये कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करता है किसी भी वुमेन पर्सन को कि वो किसी भी तरीके से पब्लिश या कॉस्ट टू बी पब्लिश या अरेंज या पार्ट नहीं लेंगे किसी भी ऐसे पब्लिकेशन में या ऐसे एग्जीबिशन में ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट विच कंटेन्स इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 हमको प्रोहिबिट करता है कोई भी ऐसे पब्लिकेशंस को इन द बुक पैम्पलेट्स या अदर किसी भी मटेरियल में, या तो कुछ भी ऐसे बुक्स पैम्पलेट्स या फिल्म राइटिंग या ड्राइंग पेंटिंग जो भी है उसको किसी भी तरीके से सेंड करने में बाय पोस्ट, ठीक है, जिसमें कि कहीं ना कहीं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हो रहा है। अब देखते हैं नो पर्सन, वही चीज़ है, नो पर्सन शैल प्रोड्यूस, कॉस्ट टू बी प्रोड्यूस, सेल, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट और सेंड बाय पोस्ट। इतनी चीज़ों से आपको प्रोहिबिट कर दिया है कि ना तो आप प्रोड्यूस करोगे, ना ही आप प्रोड्यूस करवाओगे, ना ही आप सेल करोगे, ना ही आप हायर पे दोगे, ना ही आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ना ही सर्कुलेट करोगे, और ना ही किसी भी पोस्ट के थ्रू आप सेंड करोगे क्या, कोई भी ऐसा बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर, जिसमें कहीं ना कहीं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन किसी भी फॉर्म में हो रहा है। सेक्शन नंबर 4 फिर से बोलती हूँ, प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके से किसी भी बुक, पैम्पलेट, पेपर और ये सारी चीज़ों को सेंड करने में, प्रोड्यूस करने में, कॉस्ट टू बी प्रोड्यूस, हायर करने पे, डिस्ट्रीब्यूट करने पे, सर्कुलेट करने पे, जिसमें कहीं ना कहीं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हो रहा है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है जो हमने 292 में भी पढ़ने में आएंगे। जब हम 292 पढ़ेंगे आईपीसी का तब हम उसमें भी यही सब चीज़ें आती है, लेकिन ये जनरली एडवर्टाइजमेंट से डील करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके कुछ एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस को देख लेते हैं कि अगर ये बुक, पैम्पलेट, ड्राइंग, पेंटिंग, ये फिगर्स है जो ये सारी चीज़ें हैं, अगर ये किसी भी फॉर्म में जस्टिफाइड है, सेक्शन नंबर 79 ऑफ आईपीसी, ठीक है, किसी भी फॉर्म में जस्टिफाइड है फॉर द पब्लिक गुड, है ना, और ये जो बुक, पैम्पलेट और ये सारी चीज़ें हैं ये किसी भी तरीके से इंटरेस्ट में है, साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न, तो हम मानेंगे कि ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में नहीं आता है, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बायोलॉजी की बुक है या कोई भी ऐसे बुक्स है या ऐसी कोई बुक का नाम है जिसमें कि कहीं ना कहीं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को डिपिक्ट किया जाता है, या कोई भी ऐसी पिक्चर है उसमें, या कोई भी ऐसी मूवी है जो कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देती है, या कुछ भी ऐसी आर्ट है या कोई भी लर्निंग ऐसा है जो कहीं ना कहीं वुमेन का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन तो है उसमें, लेकिन वो पब्लिक गुड के लिए और जस्टिफाइड है, तो हम उसको इस एक्ट में नहीं ला सकते और उसको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं कह सकते, ठीक है। या तो कोई ऐसी बुक या पैम्पलेट है जो कि बोनाफाइड है फॉर द रिलीजियस पर्पसेस, मतलब उसमें कहीं ना कहीं जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि भीमबेटका की केव्स है या ऐसी कोई केव्स है या ऐसी कोई डिपिक्शन है वॉल पे या कहीं पे भी बुक्स में या हमारी पुराणों में या जो भी हम लोग की रिलीजियस बुक्स होती हैं या रिलीजियस पर्पस के लिए हमने उसको बना के रखा है, वहाँ पे आप बोल दो कि ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है, तो वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है।
ये इस प्रोवाइजो में बता के रखा है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग को बढ़ावा देती है और पब्लिक गुड में है, जस्टिफाइड है, तो हम उसको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में नहीं मानेंगे। सिमिलरली अगर कोई भी बोनाफाइडली हम कोई रिलीजियस पर्पस के लिए कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं या कैप्ट की हुई है जो कि कहीं ना कहीं रिलीजियस पर्पस के लिए है, तो उस बुक को, उस पेपर पे, स्लाइड फिल्म को हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई भी ऐसा स्कल्पचर है, एनग्रेव्ड, प्रिंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेटेड, मतलब वही वो केव्स की बात बोली थी मैंने कि ऐसे अगर कोई भी केव्स में स्कल्पचर है या कोई भी ऐसी पेंटिंग है जो कहीं ना कहीं एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट में उसको हमने एंशिएंट मॉन्यूमेंट की मीनिंग में आती है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के एंशिएंट मॉन्यूमेंट की डेफिनेशन में अगर वो फॉल होती है ये सारी चीज़ें, तो हम उसको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में नहीं मानेंगे। या कोई भी ऐसे टेम्पल में या ऐसी कोई भी कार में ऐसे कोई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हमको दिख रहा है, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से भी किसी भी भगवान जी को, मतलब आइडल्स को कन्वेंस करने में या उनको कैप या यूज फॉर रिलीजियस पर्पस है, तो हम उसको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसी कोई फिल्म जो कि देखो, जैसे यूए और ए वाली जो मूवीज़ होती है, यूए मतलब यूनिवर्सल, जिसको हम दिखा सकते हैं, मतलब बच्चों को 18+ सबको दिखा सकते हैं, और ए में सिर्फ एडल्ट प्लस, मतलब ए जो अगर उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है प्लस 18+ वाले लोगों को ही वो मूवीज़ दिखा जाती हैं। तो अगर ऐसी कोई मूवी है जो कि पार्ट सेकेंड ऑफ सिनेमेटोग्राफ में अप्लीकेबल हो रहा है और वहाँ पे उसको वो सर्टिफिकेट मिल गया है कि वो ऐसी मूवीज़ को डिपिक्ट कर सकते हैं, ऐसे मूवीज़ में ऐसे कुछ भी डिपिक्शन कर सकते हैं, ऐसे कोई सीन्स डाल सकते हैं जो कि इस एक्ट में फॉल करती है और इस एक्ट ने उसको अलाउ कर दिया है, तो फिर भी वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में नहीं आएंगी इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं, अगर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के बावजूद, मतलब वहाँ पे आपको प्रोहिबिट किया गया था और वहाँ पे फिर भी आपने कुछ ऐसी चीज़ करी है जो कॉन्ट्रावेन कर दी है सेक्शन नंबर 3 या सेक्शन नंबर 4 को, तो आपको कोई फर्स्ट कन्विक्शन है तो आपको फर्स्ट कन्विक्शन में 2 ईयर्स तक की पनिशमेंट और रुपीज़, मतलब फाइन मिलेगी आपको 2000 रुपीज़ की। लेकिन आप कोई सब्सिक्वेंट या सेकंड ऑफेंसेस करते हैं तो नॉट लेस देन 6 मंथ बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स की तब के आपके पनिशमेंट मिल जाएगी, और फाइन नॉट लेस देन 10,000 बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़। तो वहाँ तक के आपको देखो, जैसे 2 ईयर्स 2000 तक का पनिशमेंट मिलेगा, और नेक्स्ट अगर सेकंड करते हो तो 6 मंथ की तो मिलेगी ही मिलेगी, और साथ में मतलब कहाँ तक जा सकती है, तो 7 ईयर्स तक जा सकती है। इसके साथ साथ आपको फाइन भी मिलेगी विच में एक्सटेंड टू 10,000 टू 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, तो इतनी आपको पनिशमेंट मिल सकती है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं पावर्स ऑफ